नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और लगातार कक्षाओं से आप जुड़े होंगे। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी को लेकर के आपका यह सेशन होता है और बीपीएससी प्रीलिम्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो आज बीपीएससी प्रीलिम्स के इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज के इस सेशन में सबसे पहले हम जीके खंड को देखेंगे, जीके के बाद फिर हम करंट अफेयर्स को देखेंगे और लास्ट में हम जीएस खंड को देखेंगे। तो आज का हमारा ये क्रम है और इसी क्रम से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक बात यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ कि चाहे करंट अफेयर्स की बात कर लो, जीके की बात कर लो, ये दोनों चीज़ें आपको यूट्यूब पर जिस तरह से यहाँ पे आपको परोसी जा रही हैं ऐसे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ जीएस को लेकर के बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं, जीएस को लेकर के हो सकता है ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाए, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स को लेकर के ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी कहीं भी निःशुल्क। हाँ, यदि आप किसी संस्थान का पेड बैच लेते हैं तो ज़रूर आपको मिल जाएंगे, लेकिन निःशुल्क आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ पूरे सेशन को पूरी तन्मयता के साथ देखा करें और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास किया करें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपसे निवेदन है कि सेशन कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। एक लाइक आप कर सकते हैं यदि सेशन पसंद आता है। साथ ही कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से दे दिया करें, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आप लगातार सहभाग इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कुछ छूटा हुआ था पिछला, उसकी बात करेंगे। हम इस रीजन की बात कर रहे थे जो हमारा छूटा हुआ था, ठीक है। इस रीजन की हम बात कर रहे थे जो कि हमारा छूटा हुआ था। जब हमने अफ्रीका देख लिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख लिया, उसके बाद हम अपने इस रीजन में आ गए। इस रीजन में यदि आप देखोगे तो तीन प्रमुख रीजन देखने को मिलते हैं: माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और फिर ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। अब ये जो चार रीजन हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे देश पड़ते हैं, बहुत सारे देश पड़ते हैं। इन देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इन देशों के बारे में आपको जानकारी करनी है। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो पहले की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोनेशिया की, ठीक है। माइक्रोनेशिया से जुड़ी हुई चर्चा आप करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक आइलैंड जिसको बोलते हैं मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड ये आपको माइक्रोनेशिया रीजन में देखने को मिलता है। मार्शल आइलैंड, याद रखिएगा, मार्शल आइलैंड। और मार्शल आइलैंड की जब हम बात करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे टापू हैं। इतने छोटे ये देश हैं कि आप इनका एक चक्कर, पूरे देश का एक चक्कर घंटों में लगा सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे में आप पूरे देश का चक्कर लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की ये देश हैं बहुत छोटे छोटे। इनकी जो राजधानी है उसको बोलते हैं माजरो। क्या बोलते हैं? इनकी राजधानी को बोलते हैं माजरो। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मार्शल आइलैंड के बाद दूसरा जो यहाँ पे देश पड़ता है वो है किरीबाती। देखो, इनकी मुद्राएं नहीं पूछी जाती, इनकी ज़्यादातर राजधानी पूछी जाती है, इसलिए मैं राजधानियों की ही चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला जो देखने को मिलता है वो है किरीबाती। किरीबाती की जब हम बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा किरीबाती। किरीबाती पॉलिनेशिया में आता है। किरीबाती की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी है तरावा। तरावा इनकी राजधानी है। किरीबाती के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको अगला देखने को मिलता है फिजी। फिजी का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, ये है आपका फिजी। और फिजी की जब हम बात करते हैं, इनकी राजधानी है शुआ। फिजी की राजधानी है शुआ। शुआ के बाद अगला जो देश यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आता है पलाऊ, ठीक है। पलाऊ, पलाऊ जो देश है, पलाऊ जो देश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका नाम अनिवार्य रूप से सुना होगा आपने। ये रहा आपका पलाऊ। पलाऊ की जब बात करते हैं तो पलाऊ की राजधानी है नगुल मुद, ठीक है। क्या राजधानी है इनकी? नगुल मुद, ये इनकी राजधानी है। पलाऊ के बाद अगला जो देश देखने को मिलता है वो है तुवालू। कौन सा देश है? अगला देश आपका आता है तुवालू, ठीक है। तुवालू देश की जब हम बात करते हैं, तुवालू देश की बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है तुवालू। तुवालू देश की जब हम बात करते हैं, इनकी राजधानी है फणफुती। इनकी राजधानी को हम बोलते हैं फणफुती,
ठीक है। इसके बाद अगला देश कौन सा आता है? अगला देश आता है वानुअतु। अगला देश जो आता है वो आता है वानुअतु। और वानुअतु की जब मैं बात करूं, वानुअतु की जब बात करूं तो ये भी बहुत छोटा सा आप कह सकते हो द्वीप है, बहुत छोटे। इसमें कई सारे आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका रहा वानुअतु। और वानुअतु की बात करें तो इनकी जो राजधानी है वो है पोर्ट विला। ठीक है, पोर्ट विला इनकी राजधानी है। इसके बाद अगला जो देश आपको देखने को मिलता है वो आता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, बड़ा देश है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी इनकी राजधानी है। ये आपका है पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो ये जो देश थे इनके बारे में आपने देख लिया। अब इसमें जैसे कुछ और भी पढ़ते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हमने उसकी चर्चा नहीं की। कौन कौन से इसमें और पढ़ते हैं, जैसे सामोआ पड़ता है, कुक आइलैंड पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हवेली देखने को मिल रहा है। यूएस का प्रांत आता है, यूएस है। टोगो एक देश है, टोंगा एक देश है। ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। इस रीजन में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब देखो, एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, हालांकि यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है कि इन्हीं में से माइक्रोनेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, मेलेनेशिया हो गया, इन्हीं में से कुछ देशों के हम नाम दे दें। जैसे आपको दे दें किरीबाती, ठीक है, आपको दे दें पलाऊ, ठीक है, पलाऊ आपका हो गया। ठीक है, पलाऊ के बाद यहीं पे आपको दे दूं वानुअतु। अब ऐसे में मैं पूछ लूं कि इनमें से कौन सा देश है जो कि पॉलिनेशिया से संबंधित है? किरीबाती, पलाऊ, वानुअतु, कौन सा ऐसा है जो पॉलिनेशिया से संबंधित है? तो आप इनमें से जानते हैं किरीबाती जो है, किरीबाती ये संबंधित है पॉलिनेशिया से, क्योंकि ये रहा आपका किरीबाती। पलाऊ की बात करते हैं, पलाऊ संबंधित है माइक्रोनेशिया से। और वानुअतु की यदि मैं बात करूं तो वानुअतु भी संबंधित है मलेनेशिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ देश हैं ना, इन कुछ देशों का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। हो सके तो एक सूची ऐसे बना दो, माइक्रोनेशिया, ठीक है, और माइक्रोनेशिया से जुड़े हुए जो देश हैं उनको यहाँ पे लिख लो, याद कर लो। और इसी तरह से मेलेनेशिया की बना लो, और इसी तरह से पॉलिनेशिया की बना लोगे तो अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कम से कम यदि देश का नाम लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन में ये देश पड़ते हैं। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि पापुआ न्यू गिनिया किसके अंतर्गत आता है, तो ये मेलेनेशिया समूह के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी में सोलोमन आइलैंड भी इसी के अंतर्गत आता है, सोलोमन आइलैंड। और ये जो देश हैं, आपको जो ये देश देखने को मिल रहे हैं ना, इनमें से जो देश हैं, यदि आप सोचो कि इंडिया से इनके लिए आप फ़्लाइट ले लो, इनको विजिट करना है, इंडिया से आप फ़्लाइट ले लो तो आपको इंडिया से फ़्लाइट यहाँ तक की मिलेगी नहीं। इनमें से जो ज़्यादातर देश हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनिया के लिए तो एशिया के कई सारे देशों से फ़्लाइट मिल जाएगी, लेकिन पापुआ न्यू गिनिया के अलावा जैसे वनातु है, फिजी है, सोमोआ है, ठीक है, तुवालू है, या मार्शल आइलैंड है। ठीक है, तो ये सब जो देश हैं, पलाऊ है, ये सब जो देश हैं, इनमें जो फ़्लाइट चलती है ना वो साप्ताहिक स्तर पे आती है। ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं है, साप्ताहिक स्तर पे एक फ़्लाइट, दो फ्लाइट ऐसे आती है। और इनकी जो कनेक्टिविटी है ना वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहीं से आप इनकी फ़्लाइट पा सकते हैं। और कहीं से भी इनकी फ़्लाइट, इन देशों की जो फ़्लाइट है आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई इंटरनेशनल जो कंपनी है यहाँ पे ऑपरेट नहीं करती है। जो इनकी रीजनल कंपनी होती हैं वही ऑपरेट करती हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो एयर कैरियर हैं वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से होकर ही जाना पड़ेगा, अन्यथा आप इन देशों में विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे होटल नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग वीडियो बहुत देखता हूँ, तो ट्रैवलिंग वीडियो देखते हुए ये जानकारी हुई है, क्योंकि हमने पूरा एक एपिसोड देखा है, एक सज्जन है उनका पूरा एपिसोड मैंने देखा है इस रीजन का। इस रीजन के कम से कम 7 से 8 देशों को उन्होंने विजिट किया था,
तो उससे जानकारी मिलती है। तो ट्रैवलिंग वीडियो देखने से भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। यदि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो देखने से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। चलिए, अब इस रीजन की बात पूरी हो गई। अब इस रीजन के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और अगला जो रीजन है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है यूरोप। अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यूरोप की चर्चा करेंगे, यूरोपीय यूनियन की चर्चा करेंगे। और ये चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूरोप हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, उसमें बहुत सारे समूह आते हैं, जैसे बाल्कन समूह हो गया, बाल्टिक समूह हो गया। इन सभी समूहों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समूह हैं ये लगातार चर्चा में रहते हैं और वहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों के बारे में मैं देखना चाहता हूँ। 1 मिनट का समय लगेगा। एक मिनट का समय, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चलिए, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम यूरोप की बात करने वाले थे, हमने बोला हम यूरोप की बात करेंगे। तो ये यूरोप का एक रफली मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यूरोप की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो नॉर्वे से अपनी चर्चा शुरू करने वाले हैं। ये जो देश आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो देश है ये है नॉर्वे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा प्रारंभ करेंगे वो हम प्रारंभ करेंगे नॉर्वे देश से। ठीक है, नॉर्वे देश की जब हम बात करें, बहुत सारी जो रैंकिंग आती हैं उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। इनकी मुद्रा है, सॉरी, इनकी राजधानी है ओस्लो। ठीक है, ओस्लो इनकी राजधानी है, और इनकी जो मुद्रा है इसको बोलते हैं क्रोन। क्रोन यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वे के बाद फिर हम देखते हैं, नॉर्वे का पड़ोसी देश है स्वीडन। और आप जानते हैं स्वीडन अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, ये मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था। तो अगला जो देश है वो आपका हो गया स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की जो राजधानी है इसको बोलते हैं स्टॉकहोम। और क्या कोई बता सकता है स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? ठीक है, और इनकी भी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं क्रोन। तो क्रोन मुद्रा यहाँ भी चलती है। स्वीडन के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है डेनमार्क। डेनमार्क का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, ये रहा आपका डेनमार्क। ठीक है, अब डेनमार्क की जब हम बात करते हैं तो डेनमार्क के संदर्भ में याद रखिएगा इनकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इनकी राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको भी बोलते हैं क्रोन। ठीक है, डेनमार्क के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो महत्वपूर्ण देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड, और फिनलैंड की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी इनकी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको याद रखना है कि इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो। तो फिनलैंड, ये आपका देश है फिनलैंड, ये आपका देश है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हो गई हेलसिंकी और इनकी मुद्रा हो गई यूरो। फिनलैंड के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और देश यहीं पे कवर कर लेते हैं, आइसलैंड। बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड की जब हम बात करते हैं तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। हिंदी में बोलते हैं रेकजाविक। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको हम बोलते हैं क्रोन। तो क्रोन नामक मुद्रा यहाँ भी चलती है। आइसलैंड के बाद अगला जो देश है उसको बोलते हैं फैरो आइलैंड। क्या बोलते हैं? फैरो आइलैंड। और फैरो आइलैंड की जब बात करें तो इनकी मुद्रा है क्रोन, और इनकी जो राजधानी है उसको बोलते हैं तोरसावन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम आ जाएंगे बाल्टिक देशों में। किस देश में आ जाएंगे? बाल्टिक देशों में आ जाएंगे। और बाल्टिक देशों में आप देख रहे हैं पहला देश प्रमुख रूप से इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये 3 देश बाल्टिक देशों की जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश के अंतर्गत आपको याद आना चाहिए एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया, और एस्टोनिया के बाद लातविया, और लातविया के बाद लिथुआनिया।
ये क्या हैं, ये बाल्टिक देश हैं। ठीक है। अब जैसे पहले देश की हम बात करें, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश की बात करें तो इनकी राजधानी है तालित्र। ठीक है। और इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो। एस्टोनिया के बाद बात आती है लातविया। ठीक है। लातविया के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी है रीगा और इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो। लातविया के बाद अगला है लिथुआनिया। लिथुआनिया लिथुआनिया की बात करें तो इनकी राजधानी है विल्नियस। विल्नियस और इनकी जो मुद्रा है वो है लिटास। पहले लिटास थी, अब यहाँ पे यूरो ही चलती है। ठीक है। तो ये तीन देश किस में आते हैं, बाल्टिक समूह में आते हैं। और ये तीन देश मैंने आपको दिखा दिए, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक समूह के अंतर्गत आने वाले देश हैं। बाल्टिक समूह के बाद यूरोप में एक प्रमुख और समूह आपको देखने को मिलता है, एक मिनट, ये है बाल्कन। बाल्कन समूह आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारे देश आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अल्बानिया। ठीक है। इसमें एक देश आता है अल्बानिया। अल्बानिया बहुत ही, देखो ये सारे देश इसी में आते हैं, सारे देश इसी में आते हैं। इस समूह के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं और ये सभी देशों की आप कह सकते हो कि देशों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी राजधानियां भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की। ठीक है। इस देश की हम बात कर रहे हैं अल्बानिया। अल्बानिया की बात करें तो इनकी राजधानी है तिराना। कौन सी राजधानी है, इनकी राजधानी है तिराना। और इनकी जो मुद्रा है उसको हम बोलते हैं लेक। तो लेक यहाँ की मुद्रा है। अल्बानिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है बोस्निया एवं हर्जेगोविना। ठीक है। अगला जो देश आता है वो है बोस्निया, ये आपका देश है बोस्निया और हर्जेगोविना, जिसकी राजधानी है सरायोवो। सराएवो, ये इनकी राजधानी है और इनकी मुद्रा है मार्क। किस देश की बात कर रहे हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो देश आता है वो आता है बुल्गारिया। ये रहा बुल्गारिया। ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। इनकी जो राजधानी है बुल्गारिया की वो है सोफिया। और यदि हम बुल्गारिया की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा को बोलते हैं लेव। लेव यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है क्रोएशिया की। किस देश की बात आती है, बात आती है क्रोएशिया की। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है क्रोएशिया, लगातार चर्चा में था क्रोएशिया। क्रोएशिया की जब हम बात करते हैं, क्रोएशिया के संदर्भ में याद रखना है कि क्रोएशिया जो देश है इसकी राजधानी है जाग्रेब। क्या राजधानी है इसकी, जाग्रेब इनकी राजधानी है। और जाग्रेब के साथ साथ इनकी मुद्रा जो है वो है kuna। तो इसको भी याद रखना है, क्रोएशिया को याद रखना है। ठीक है। क्रोएशिया आपका ये देश है क्रोएशिया। ठीक। जाग्रेब जैसे मैंने बोला राजधानी है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है क्रोएशिया। ठीक है। क्रोएशिया के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं फिर बात आता है कोसोवो। कोसोवो कोसोवो जो देश है यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। नाम सभी देशों का सुना होना चाहिए। यदि आप किसी देश का नाम सुनो तो आप उस रीजन को देख सको, उसके पड़ोसी देशों को तुरंत अपने मस्तिष्क में याद कर सको। ये इस सेशन का लाभ आपको मिलेगा, ये आपके साथ होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है लगातार पढ़ने पे तो निश्चित तौर पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कैच कर रहे हो। ठीक है। अब बात आता है कोसोवो की। कोसोवो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कोसोवो की राजधानी जो है उसको बोलते हैं प्रिस्टीना। प्रिस्टीना यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरोप में ज़्यादातर देशों में यूरो नामक मुद्रा चलती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो देखने को मिल रहा है वो है रोमानिया। रोमानिया ये देश आपको देखने को मिल रहा है, कितना बड़ा देश है। ठीक है। रोमानिया
रोमानिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट इनकी राजधानी है। और बुखारेस्ट के साथ साथ आपको याद रखना है कि रोमेनियाई ल्यू जो है वो यहाँ की मुद्रा है। रोमानिया की बात आती है सर्बिया की। ठीक है, ये देश आपका है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया की बात करें तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या राजधानी है? बेलग्रेड यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार। सर्बियन दिनार जो है ये यहाँ की मुद्रा है। सर्बिया के बाद आता है अगला जो देश प्रमुख रूप से आता है, जो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे स्लोवाकिया हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो अगला जो देश हम देख रहे हैं, ठीक है, अगला जो देश हम देख रहे हैं वो आता है पुर्तगाल। ठीक है, कौन सा देश आता है? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में आपने सुना होगा ना, इनकी राजधानी लिस्बन है। और पुर्तगाल के बारे में तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुर्तगालियों के बारे में इतिहास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगला जो देश आता है वो आता है पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बारे में सभी परिचित हैं। ठीक है, सभी परिचित हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है पुर्तगाल के संदर्भ में। पुर्तगाल के संबंध में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि पुर्तगाल की जो मुद्रा है वो है यूरो, और इनकी जो राजधानी है वो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल के बाद अगला जो देखने को मिलता है फ्रांस। अगला जो देश आपको देखने को मिलता है, जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो अगला देश आपको देखने को मिलता है फ्रांस। अब थोड़ा सा मैं बड़े मैप में आ जाता हूँ, तो चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, अब इस मैप में थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से दिखेंगी। जैसे अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और इनकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, फ्रांस के बाद बात आती है स्पेन की। ये आपका देश जो है, ये देश है आपका स्पेन। और स्पेन की जब हम बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी है माद्रिद। ठीक है, मैड्रिड भी बोलते हैं। और इनकी भी मुद्रा आपको देखने को मिलती है यूरो। और पुर्तगाल के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, लिस्बन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात आती है जर्मनी की। ठीक है, फिर बात किसकी आती है? जर्मनी की। ये आपका देश है जर्मनी। ये देश आपको देखने को मिल रहा है जर्मनी। और जर्मनी की जब बात करते हैं, इनकी राजधानी है बर्लिन, और इनकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी के बाद बात आती है नीदरलैंड की। नीदरलैंड आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण देश आप कह सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं इस रीजन के, ये आपको पता होना चाहिए। तो नीदरलैंड की जब हम बात करते हैं तो नीदरलैंड के संदर्भ में याद रखना है कि नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम, और इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आपको देखने को मिलता है बेल्जियम। अगला जो देश आपको देखने को मिलता है, लिखता चलता हूँ मैं, अगला जो देश देखने को मिलता है वो है बेल्जियम। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज जाके इन देशों को जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन देशों को नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि नोट डाउन कर लेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बेल्जियम की यदि हम बात करें तो बेल्जियम की जो मुद्रा है उसकी यदि हम बात करें तो इनकी मुद्रा है यूरो, और इनकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, इसके बाद बात आती है पोलैंड की। किसकी बात आती है? पोलैंड की बात आती है। पोलैंड की जब हम बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है पोलैंड। पोलैंड की जब हम बात करते हैं तो पोलैंड की जो राजधानी है वो है वारसा। वारसा यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जलौटी इनकी मुद्रा है। ठीक है, इनकी मुद्रा है जलौटी। जलौटी इनकी मुद्रा है। तो ये तो हमने पोलैंड तक की चर्चा देख लिया है। इसके आगे अभी हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे चीज़ें अच्छे से दिखने लगें। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यूरोप का मैप आप निकालो, और यूरोप के मैप में जो देशों के नाम मैं बोल रहा हूँ और उनकी राजधानी को आप मार्क कर लो। सिर्फ साथ साथ यदि मार्क कर लोगे ना तो इससे आपको बहुत बेनिफिट आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद बात आता है अगला ऑस्ट्रिया। किसकी बात आती है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया, ये आपको राजधानी देश देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है वियना। और इस राजधानी के साथ साथ यहाँ की जब मुद्रा की बात करते हैं तो जैसे हमने बताया यूरोप में ज़्यादातर देशों में यूरो चलती है, तो ज़्यादातर देशों की मुद्रा है यूरो। इसके बाद अगला देश आता है इटली।
अगला देश आपको आता है देखने को इटली। कौन सा देश आता है? इटली। इटली के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है रोम और इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है। इटली के बाद अगला देखने को मिलता है यूनान। ठीक है, यूनान को ग्रीस भी बोलते हैं, ये आपका देश है यूनान। यूनान की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है एथेंस और मुद्रा देखने को मिलती है इनको यूरो। ठीक है, इसके बाद अगला जो देश आता है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी की बात करें तो लंदन है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लंदन है और इसकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग, ये यहाँ की मुद्रा है। इंग्लैंड के बाद फिर वेल्स आता है, वेल्स भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, वेल्स की जब हम बात करते हैं, वेल्स की बात करते हैं तो वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और इनकी भी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसके बाद अगला जो देश देखने को मिलता है वो है स्विट्जरलैंड। ये ग्रीन जो देश देखने को मिल रहा है ये है स्विट्जरलैंड। इनकी राजधानी है वर्न और इनकी जो मुद्रा चलती है यदि मैं उसकी बात करूं तो उसको बोलते हैं स्विस फ्रैंक। तो ये कुछ प्रमुख देश थे यूरोप के जिनके बारे में आपने देखा, और यदि कुछ छूट गए हैं तो उसको आप स्वयं से देख सकते हैं। ज़्यादातर जो देश थे उनकी चर्चा यहाँ पे आपके समक्ष मैंने कर दी है। तो देखो, कहने का मतलब है कि भैया जब तक स्वयं से चीज़ों को नहीं करोगे तब तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली हैं। तो प्रयास करो कि स्वयं से ही चीज़ों को किया जाए, स्वयं से ही चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। और मैप बहुत ज़रूरी है। यदि आप मैप का अध्ययन नहीं कर रहे हो मतलब आपका करंट अफेयर्स बेहतर नहीं होगा, और करंट अफेयर्स बेहतर नहीं होगा तो प्रीलिम्स निकालने में तो बाधा आएगी, साथ ही साथ मेंस एग्जाम में भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स सेशन की। ठीक है, करंट अफेयर्स सेशन। करंट अफेयर्स सेशन में जैसे मैंने बोला था कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन आपको एक घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को लिंक करते हुए मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, और बाकी के जो दिन बचते हैं वहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी के रूप में इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम जब बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली, प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आज करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक है एक पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर एक पुस्तक है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, और इसके जो लेखक हैं वो है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इसके लेखक हैं। एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि फर्टिलाइज़र की बात हो रही है तो एक संयंत्र अभी हाल ही में चर्चा में था जिसका नाम था सिंदरी उर्वरक संयंत्र। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सिंदरी जो ये संयंत्र है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका भी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया। तो कहने का मतलब है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो देखने को मिल रहा है ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, जिसका भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में उद्घाटन किया था। सिंदरी किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये आता है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। ठीक है, तो ये किसके अधीन आता है? ये आता है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के अंतर्गत आता है आपका सिंदरी उर्वरक संयंत्र। तो इसको याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। और हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की जब बात करते हैं इसको बोलते हैं HURL, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और आपको यह भी बता दूं कि इसमें 3 बड़ी कंपनियों का हिस्सा है HURL में या हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड में, जिनमें पहली कंपनी है IOCL, इसका 29.5% हिस्सा है। दूसरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड या CIL, इसका भी 29.5% हिस्सा है। और एक तीसरी कंपनी इसमें आती है NTPC का भी 29.5% हिस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है।
साथ ही साथ आपको बता दें फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आपने पेमेंट किया था इसके, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि पेमेंट की बात मैं जब कर रहा हूँ तो वही बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है कि IOCL जो है उसमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, IOCL की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, कोल इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, और NTPC की हिस्सेदारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने इसके लिए पेमेंट किया है और हिस्सेदारी अपनी खरीदी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चौथी हिस्सेदारी भी देखने को मिल रही है, या एक चौथी कंपनी भी है जिसका यहाँ पे शेयर है, जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका भी यहाँ पे 11% हिस्सा आपको देखने को मिलता है। उद्देश्य क्या था इसका? हिंद उर्वरक रसायन लिमिटेड, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे हमारे उर्वरक संयंत्र हैं जो बंद चल रहे हैं, ऐसे उर्वरक संयंत्रों को फिर से प्रारंभ करना, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सिंदरी उर्वरक संयंत्र है, ये बंद चल रहा है। दूसरा था बरौनी, इसकी क्षमता को बढ़ाना है। और एक तीसरा गोरखपुर चल रहा था जो कि बंद था लेकिन अब चालू हो गया है। तो ये 3 प्रमुख जो संयंत्र हैं, सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर, इनकी क्षमता को बढ़ाना इस लिमिटेड कंपनी का उद्देश्य है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कंपनी का उद्देश्य है कि जो भी उर्वरक संयंत्र हमारे यहाँ बंद चल रहे हैं उनको चालू करना, उनकी क्षमता निर्माण करना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें सिंदरी जो उद्घाटन हुआ है ये संबंधित है झारखंड से। तो आइए झारखंड से लिंक करके चीज़ों को देख लेते हैं। हमने देखा ये संबंधित कहाँ से है, ये संबंधित है झारखंड से। अब जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड नामक जो कंपनी है, इन्होंने हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन शुरू कर दिया है। हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, जो कि 518 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। हल्दिया पोर्ट क्योंकि पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल से ये बिहार को जोड़ती है, और 518 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। जैसे मैंने बोला पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता की जब बात करते हैं यहाँ पे एक बंदरगाह है और उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और यह भी आपको पता होगा कि भारत के जो 13 मेजर पोर्ट हैं, भारत के जो 13 मेजर पोर्ट हैं उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट महत्वपूर्ण है, और ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। भारत का सबसे पुराना पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और कुछ चीज़ों को लिंक करते हैं। जैसे क्या देखना है हमें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलमार्ग की, ठीक है। जलमार्ग की जब हम बात, क्योंकि हम बात कर रहे थे पाइपलाइन की, हम बात कर रहे थे पोर्ट की, तो आप जानते हैं पोर्ट की जब बात आती है मतलब जलमार्ग पे ही पोर्ट होता है। तो जलमार्ग की हम बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में USA को जलमार्ग से अनार का निर्यात किया है। याद रखिएगा, भारत ने अनार का निर्यात किया है किसको? USA को। और किसके माध्यम से किया है? जल मार्ग से किया है। जब हम निर्यात की बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके लिए जो कंपनी है उसका नाम है एपीडा, या इसी का फुल फॉर्म आता है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ये आता है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि भाई हम अनार का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को कर रहे हैं, कई अन्य देशों में इसकी मांग भी है। तो भारत में अनार उत्पादन होता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। लगभग आप कह सकते हो 50% अनार उत्पादन का हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। और महाराष्ट्र में एक स्थान है संगोला,
महाराष्ट्र में एक है स्थान है संगोला, और संगोला के ही अनार का जो है निर्यात वो यूएसए को किया गया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है सोलापुर। क्या स्थान पड़ता है? सोलापुर। और ये जो सोलापुर स्थान है, यहाँ पे अनार को लेकर के राष्ट्रीय अनार शोध संस्थान जो देखने को मिलता है वो आपको सोलापुर में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ क्योंकि अब बात हो रही है जल मार्ग की, तो आप जानते हैं निर्यात की बात हो रही है, तो भैया जब निर्यात हम कुछ करते हैं या जो जल मार्ग जल परिवहन है उसकी रक्षा के लिए सभी देशों के पास नेवी भी है, ठीक है, कोस्ट गार्ड भी है। तो अब नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि नेवल वार स्कूल भी भारत में है, और नेवल वार कॉलेज बोलिए, नेवल वार कॉलेज जो है यहाँ पे युद्ध कौशल सिखाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है गोवा में। नेवल वार कॉलेज देखने को मिलता है गोवा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर कहाँ देखने को मिलेगा? एयर वारफेयर कहाँ देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर जो है ये सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद है कहाँ पे? तेलंगाना में देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया कि वायुसेनाओं के लिए, ये तो हो गया नौसेना के लिए। क्या थल सेना के लिए भी ऐसा कोई कॉलेज है या स्कूल है? जी हाँ, उसको बोलते हैं आर्मी वार कॉलेज। और आर्मी वार कॉलेज की बात करें, महू स्थान सबने सुना होगा। हम होमवर्क दे रहे हैं कि इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महू किस लिए विश्व विख्यात है। तो महू जो कि इंदौर के पास पड़ता है, एमपी में पड़ता है, वहीं पर आपको आर्मी वार कॉलेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे हमने बोला था अभी नेवल वार कॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं, ये चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने किया है, और इसका नाम रखा गया है चोल। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है इसका नाम रखा गया है चोल। और जब चोल की बात कर रहे हैं तो चोल वंश किससे छिपा है? चोल वंश के बारे में आप सब जानते होंगे। तो आज का पहला होमवर्क कि जो चोल वंश के शासक हैं उन्होंने किस शासक को पराजित कर इस सत्ता को हथियाया, इस सत्ता पर बैठे, ये आपको बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से बतानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें याद आता है मिग 29 विमान। आप जानते हैं भारतीय वायुसेना इसका प्रयोग लंबे समय से कर रही है, और ये संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है रूस से। रूस से इसको हमने खरीदा था। आज इसके इंजन को बदलने की ज़रूरत है समय के अनुसार, और इसके लिए जो हम इंजन बनाने जा रहे हैं उसका नाम है RD-33 एरो इंजन, ठीक है। और RD-33 ये जो एरो इंजन है इसको बना कौन रहा है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? कोरापुट में बना रहा है। कोरापुट कहाँ पे पड़ता है? कोरापुट उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जहाँ पे इसको ये बना रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं रूस की, तो रूस का एक प्रमुख रॉकेट है जिसको बोलते हैं सोयूज। याद रखिएगा, पिछले दिन मैंने बताया था सोयूज। और ये जो सोयूज रॉकेट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की तिथि में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हाल ही में ईरान एक देश पड़ता है, ईरान ने अपना जो रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह था जिसका नाम था पारस-1, उसको सोयूज के माध्यम से ही इन्होंने जो है वो लॉन्च किया था। सोयूज रॉकेट के माध्यम से ही इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा था। क्या ईरान के पास कोई रॉकेट सिस्टम नहीं है? जी है। उसका क्या नाम है? तो उसका याद रखिएगा, उसका नाम है सिमोर्ग, ठीक है। सिमोर्ग प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये रॉकेट प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। सिमोग रॉकेट ये ईरान का रॉकेट है। हो सकता है कि रूस से लॉन्च करने में थोड़ा सा रेट कम आया हो, इसलिए उन्होंने रूस से लॉन्च किया है, नहीं तो इनका भी अपना एक पावरफुल रॉकेट है, ठीक है। और पारस-1 क्या है? पारस-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि जाके धरती की तस्वीरों को खींच के भेजे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें एक उत्सव भी हाल ही मनाया गया था। इसका नाम है चाप चारकुट। क्या नाम है? चाप चारकुट।
और चाप चारकुट की जब हम बात करते हैं, उत्सव की जब बात करते हैं, तो ये मार्च के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। मीजो जो समुदाय है उनका ये त्यौहार है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक चेरुआ नामक एक डांस भी यहाँ पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डांस भी मिजोरम से संबंधित है, मिजो लोगों से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आज के करंट अफेयर्स में जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो पर्याप्त है, उनको नोट डाउन अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी का करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो रेगुलर आपका चल रहा है, उसके समय में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन हाँ, एक सेशन में मैं तब्दीली किया हूँ, उस सेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका सेशन है जिसके समय में बदलाव किया गया है, और ये सेशन आपका है मेंस आंसर राइटिंग का। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग का जो सेशन था, मेंस आंसर राइटिंग के सेशन में बदलाव किया गया है, और ये आपको अब 5 PM पर देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे आपको ये सेशन देखने को मिलेगा, तो इस सेशन से भी आपको अनिवार्य रूप से जुड़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में करंट अफेयर्स तक की हम चर्चा सम्मिलित करते हैं। जीएस आज के सेशन में मैं नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है। मैंने सोचा तो था कि जीएस को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और संतुलित आहार की चर्चा करेंगे। यदि मैं सेकंड पार्ट इसका कर पाता हूँ तो मैं इसी में ऐड करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। यदि नहीं कर पाता हूँ तो आपको मात्र आज जीके और करंट अफेयर्स से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।